तभी भी रोए जा रहा था, वो चीखे जा रहा था। वहाँ उसको देखा गेट के बाहर खड़ा हुआ, वो आदमी मेरे को, मेरे भाई को बुला रहा है कि आ जा मेरे साथ चल। तो उसने देखा कि बाहर खड़ा हुआ है वो, और वो जो लड़का था वो भी बेहोश हो गया, मेरा भाई भी बेहोश हो गया। कुछ नहीं बोल रहा, मुझे घूरे जा रहा है, उसकी आँख कतई लाल पड़ी हुई है, मुझे घूरे जा रहा है खाली। कोई ऐसी परछाई से निकल के हम लोगों को नांग नांग के, मतलब हम लोगों को पार करते करते गैलरी से जा रही है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ जो बच्चा देने वाली माँ होती है उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। कहते हैं कि जब वो 1 साल का होता है तो उसके बाल उसके कुल देवी देवताओं के पास उतरते हैं। आज के टाइम पर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सख्त हो गई हैं, मतलब इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये किस्सा पूरा द्वारका में ही हुआ। एक परिवार जो इन सब चीज़ों से बेखौफ बैठी थी कि उनके ही रिलेटिव उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। वो लोग जब अपना घर बनवा रहे थे तो लगभग अपनी सारी चीज़ें उन्होंने अपने रिलेटिव्स को दे रखी थी। खुद कहीं भी चले जाते थे और अपने रिलेटिव्स के हाथों सारी चीज़ें सौंप देते थे। अपने रिलेटिव्स को उन्होंने पूरा एक्सेस दिया हुआ था। जो ठेकेदार थे उनको भी रिलेटिव के अंडर छोड़ रखा था। तो रिलेटिव क्या करते थे, कभी भी घर में जाते थे, कभी भी घर से आते थे। जब वो घर बन के तैयार होता है तो उस घर में पूजा पाठ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उस घर में तबाहियाँ आनी शुरू हो जाती है। उस घर के बच्चे अपनी राह से भटक जाते हैं, पढ़ाई में बहुत वीक हो जाते हैं, सबकी हेल्थ बहुत वीक हो जाती है। उस घर में जो माता पिताजी थे उनका चलता चलाता बिजनेस खत्म हो जाता है। और आखिरी में जब वो लोग पता करवाते हैं तो पता चलता है कि 10 साल पहले जब ये घर बना था तब ही आपके रिलेटिव ने नींव में कुछ रख दिया था। अब देखिए यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ आती है कि क्यों ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। क्योंकि लोग आपको खुश देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसा ही हुआ आज के रियल इंसिडेंट में जो हमें शेयर किया है मिथ्या ने। मिथ्या जो कि यूपी के सीतापुर के रहने वाली है। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, ये पूरा रियल इंसिडेंट स्टार्ट हुआ 2020 में। हालांकि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इनके परिवार के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इनके परिवार की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। घर में 5 मेंबर थे। सबसे बड़ी वाली बहन जिनकी शादी हो चुकी थी, पापा जो कि पेंटर का काम किया करते थे, मम्मी जो कि घर घर जाके बर्तन साफ किया करती थी। उसके बाद आती है मिथ्या जो घर में बड़ी थी, और फिर उनके छोटे भाई। मिथ्या उस टाइम पर 2020 में 16 साल की थी। ये आर्थिक स्थिति से परेशान होकर एक ऐसे फ्लैट में चले जाते हैं जहाँ के बारे में इन्होंने ज्यादा पता नहीं किया था। उसका रेंट कम था और सिक्योरिटी नहीं ले रहे थे। दिल्ली जैसी जगह पर अगर आपसे सिक्योरिटी नहीं ले रहा कोई फ्लैट वाला या फिर एक ऑनर, तो समझ लेना कोई ना कोई यहाँ पर बहुत बुरी चीज़ है जो दस्तक देने वाली है। इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जो ऑनर है वो सिक्योरिटी नहीं ले रहे, और ये वहाँ पर मूव कर गए। बड़ी बहन तो अपने ससुराल में थी तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। मम्मी पापा ने पैसे इकट्ठे करके बड़ी बहन की शादी करवाई थी। अब ये लोग जब इस नए फ्लैट में आए थे तो इन्होंने फ्लैट के बारे में बताया कि अक्षय भाई, ये 3 मंजिल का फ्लैट था और हमें 1 BHK मिला था 3rd फ्लोर पे। सारे रूम्स ऑक्यूपाइड थे, हमें ही सिर्फ एक रूम मिला जो 3rd फ्लोर पर मिला था। और हम लोग अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहे थे क्योंकि बहुत कम पैसे में हमें ये फ्लैट मिला था। मेरे पापा अल्कोहल पीते हैं। ये मिथ्या ने साफ साफ बताया कि मेरे पापा अल्कोहल कंज्यूम करते थे, लेकिन ओकेजनली। मेरा जो भाई था वो मुझसे छोटा है और मैं उस टाइम पर 10th क्लास में थी। मैं पढ़ाई किया करती थी, मम्मी का हाथ बटाया करती थी, छोटे भाई को भी पढ़ाया करती थी। ऐसा हुआ एक दिन, ये जून जुलाई की बात है 2020 की, जब पापा अपने काम पे गए हुए थे, मम्मी भी अपने काम पे गई हुई थी। तो मिथ्या अपने भाई को बोल के निकलती है कि मैं अपनी दोस्त के घर पे जा रही हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तो भाई जो थे वो लगभग 10 साल के रहे होंगे। उन्होंने क्या करा, कुंडी अंदर से मार ली, अपने आप को अंदर से बंद कर लिया, और वो शायद वॉशरूम यूज करने गए थे। जब मिथ्या वहां से निकली थी, मिथ्या अपनी दोस्त के घर जाती है, और दोस्त के घर से जब वो 1-1.5 घंटे बाद लौटती हैं, एक ऐसी चीज उन्हें देखने को मिली जिसे देखने के बाद उनकी रूह कांप गई। सबसे पहले तो आप एक बड़ी बहन जिसके ऊपर छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप घर पे नहीं हो, और आप जब घर पे आते हो आप देखते हो कि आपके घर के आसपास भीड़ लगी हुई है और आपके घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, और वो चिल्लाने की आवाज़ें और किसी की नहीं है, वो आपके भाई की है। मिथ्या सीधा भागती आती है और सीधा सीढ़ियों पर चढ़ के अपने रूम के पास पहुंचती है। तो वहाँ पर देखती हैं कि बहुत सारे लोग जो है
वहाँ पर झुंड बना के खड़े हैं और सारे यही देख रहे हैं कि इस कमरे में चल क्या रहा है। भाई ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। भाई का नाम था ध्रुव। ध्रुव ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और अंदर से सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इस टाइम पर मिथ्या बहुत ज़्यादा डर गई थी। मिथ्या ने बहुत सारे लोगों को बोला कि आप खोल के देखो, आप खोल के देखो। तो उस टाइम पर सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि किसी को भी पुलिस के फड्डे में फंसना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से लड़के को, 10 साल के ध्रुव को, कोई अंदर बहुत बुरी तरीके से पीटने लग रहा है। मिथ्या भागती है गेट की तरफ और चिल्लाना शुरू करती है, ध्रुव ध्रुव गेट खोल, मैं हूँ, मिथ्या हूँ तेरी बहन, गेट खोल ध्रुव। इतनी ही देर में इनकी मम्मी भी आ जाती है जो शायद किसी आसपास के घर में बर्तन धोने का काम कर रही थी। जब ये लोग आते हैं तो उस टाइम पर ध्रुव गेट खोलता है और सीधा मिथ्या के गले लग जाता है। मिथ्या उन्हें अंदर लेके जाती है और मम्मी आसपास पूछना शुरू करती है कि मेरे बेटे को क्या हुआ, किसी ने मारा है क्या मेरे बेटे को हुआ क्या है। तो जब इनकी मम्मी ध्रुव से पूछना शुरू करती है, बेटा किसने मारा तेरे को, क्या हुआ तुझे, बता मुझे, मैं देख लूंगी सबको क्या हुआ। ध्रुव ने अपनी मम्मी और अपनी बहन को बताया कि जब आप चले गए थे मिथ्या दीदी, तो मैंने अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया था और लॉक करने के बाद थोड़ी ही देर बाद मैं वॉशरूम गया। जैसे ही मैं वॉशरूम यूज़ करके बाहर आया तो मैं देखता हूँ गेट के पास एक आदमी खड़ा था जिसने अंडरगारमेंट्स पहने थे, रेड कलर के अंडरवेयर और ऊपर ब्लैक कलर की बनियान। और उस इंसान ने अपनी जीभ बाहर निकाली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला घोट रखा था, तो जीभ बाहर निकली हुई थी और उसके हाथ में एक चाकू था। वो चाकू लेके सीधा ध्रुव के पीछे भागा और ध्रुव इतनी बुरी तरीके से डर गए कि वो सीधा अपने बेड पे चढ़े और बेड पे चढ़ के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ध्रुव ने अपनी मम्मी को बताया और उनकी मम्मी ने इनके पापा को फ़ोन करा और उनको बताया कि घर में कोई हादसा हुआ है, आप जल्दी आ जाओ। तो ध्रुव के पापा जब शाम को घर पे आते हैं तो वो पूछना शुरू करते हैं कि क्या हुआ ध्रुव के साथ। तो ध्रुव ने एक एक चीज़ बताई कि पापा ऐसे मैं वॉशरूम गया था और मिथ्या दीदी मुझे छोड़ के अपनी दोस्त के घर पे गई थी। मुश्किल से आधा पौना घंटा हुआ होगा। मैं थोड़ा सा रेस्ट करके जैसे वॉशरूम यूज़ करके आया, मैंने एक इंसान को देखा जो अंडरगारमेंट्स में था। उसने रेड कलर की अंडरवेयर पहन रखी थी, ब्लैक कलर की बनियान थी और उसकी जीभ बाहर थी और उसके हाथ में एक चाकू था। वो मेरे पीछे भागा। उनके पापा ने इधर उधर देखा और उन्होंने इस चीज़ का मजाक बना दिया। हालांकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आपका बच्चा, आपका बेटा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके घर की औलाद, चाहे वो लड़का लड़की कोई भी हो, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ध्रुव के पापा ने उनसे पूछा कि तू फ़ोन चला रहा था ना? तो ये बोलते कि हाँ मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो इनके पापा ने बोला देखो ऐसा हो जाता है जब हम फ़ोन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, फिर हम इधर उधर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कुछ ना कुछ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और देख लेंगे अगर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ तो सुना नहीं है। जिस चीज़ को इनके पापा बहुत ज़्यादा मजाक में ले रहे थे, इन्हें नहीं पता था कि वो दुख इनकी ज़िंदगी में आगे जाके कितना बड़ा कोहराम बनने वाला है। ये जो रात थी ध्रुव के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ी। पूरी रात वो सो नहीं पाए, करवट बदलते रहे। तो मम्मी ने अपने पास उन्हें सुला लिया था। हालांकि जो ध्रुव के पापा थे वो रात को अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद 3rd फ्लोर की बालकनी में सो जाया करते थे, गैलरी में सो जाया करते थे और वहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा आती थी। लेकिन वहाँ पर सोना भी बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं था क्योंकि रात का टाइम और उड़ के अगर कोई चीज़ आ जाए, जैसे चमगादड़ की बात हो या किसी भी चीज़ की। हालांकि पहले के टाइम में आप जानते हैं लोग छत पर सो जाया करते थे, ऐसे ही वो बाहर सोया करते थे। तो अगले दिन जब सुबह ध्रुव उठते हैं तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनका जो फीवर था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। तो जो ध्रुव की मम्मी है वो उनके पापा को उठाती है और बताती कि ऐसे ऐसे ध्रुव की तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये लोग उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर इन्हें दवाई देते हैं। दवाई देने के बाद जो ध्रुव थे वो रेस्ट करने लगते हैं और इनका जो फीवर था वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। अगली रात गुजरी, फिर उससे अगली रात गुजरी, मतलब 3 रातें गुजर गई थी जहाँ पर बैक टू बैक ध्रुव को दवाइयाँ दी जा रही थी। मिथ्या अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देख रही थी कि ध्रुव के साथ हो क्या रहा है। ध्रुव पूरे दिन बेड पे लेटा रहता है, दवाइयाँ खाता है, पर उन दवाइयों का कोई असर ही नहीं हो रहा। और ये चीज़ देखने के बाद मिथ्या बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मेरे भाई को क्या होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि ध्रुव उनका एक लौता लड़का था। तो ध्रुव की मम्मी ने ध्रुव के पापा से बात की कि प्लीज़ इसे आप कैसे भी ठीक करवाओ, एक काम कराओ, इसको कोई झाड़ा लगवा दो। तो इनके पापा हंसते हंसते बोलते यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी ये जानते थे यूपी सीतापुर में एक बाबा थे जो इन सब चीज़ों के ऊपर झाड़ फूक किया करते थे। तो इनके पापा ने अपने गांव वाले घर में पता किया और वहाँ से पता चला कि वो बाबा जो है अभी भी वहाँ पर बैठते हैं यूपी सीतापुर में। तो ये जो ध्रुव के पापा थे ध्रुव को और उनकी बहन मिथ्या को लेके जाते हैं वहाँ पर। ट्रेन से ये लोग पहुँचते हैं दिल्ली से यूपी सीतापुर में और वहाँ पर जाने के बाद 1 रात स्टे करते हैं। 1 रात स्टे करने के बाद सीधा अगले दिन ये बाबा जी के पास जाते हैं और उन बाबा जी को दिखाते हैं ध्रुव को। तो वो जो बाबा जी थे उनका यही काम था कि वो अपने मंत्र पढ़ के झाड़ फूक कर दिया करते थे। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने झाड़ फूक किया और उसके बाद जो ध्रुव के पापा थे उनकी बहन के साथ घर पे आ गए। घर पे आने के बाद इनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो गई। जो दवाइयाँ अभी तक नहीं लग रही थी वो दवाइयाँ दोबारा लगने लगी।
अब इन्होंने सोच रखा था कि हम 2-3 रात जो है वो गांव वाले घर में रुकेंगे, उसके बाद हम दिल्ली वापस आ जाएंगे। लेकिन वो दिन, जिस दिन ये बाबा के पास होके आए थे, जिस दिन झाड़ फूक वाला काम हुआ था, उससे अगली रात ध्रुव अपनी बहन के साथ अंदर कमरे में सो रहे थे और उनके पापा खाट बिछा के गाँव वाले घर के बाहर सो रहे थे। उन्होंने तब भी अल्कोहल कंज्यूम कर रखी थी। तो ध्रुव जो है रात के 3 बजे वॉशरूम यूज़ करने उठते हैं, और जब वो वॉशरूम यूज़ करने उठते हैं तो जैसे वो गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं सामने राइट हैंड साइड में उनके पापा सो रहे हैं, और सामने गेट के पास एक पेड़ के नीचे एक एंटिटी खड़ी है। वो एंटिटी और कोई नहीं थी, वही इंसान था जिसने रेड अंडरवेयर, ब्लैक बनियान और जिसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और हाथ में चाकू था। और वो इंसान बस ध्रुव को दूर से इशारा कर रहा था, इधर आ, मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ आ जा। ध्रुव इतनी बुरी तरीके से डर गए, वो सीधा अंदर भागते गए मिथिया के पास और उन्हें हिला के बोलने लगे कि वो आदमी मुझे लेने आ गया, वो दोबारा मुझे लेने आ गया। इनके पापा ने इस चीज़ को सुना कि लेने आ गया, कौन लेने आ गया। इनके पापा अंदर आए सीधा गेट खोल के और ध्रुव से पूछा कि क्या हुआ, तू ठीक तो है। तो ध्रुव ने बताया, पापा मैंने अभी किसी को बाहर खड़े देखा है। अब इनके पापा थोड़े तो शौक हो जाते कि मैं भी तो वहीं था, मैंने तो किसी को नहीं देखा। इनके पापा बाहर जाते हैं और देखते कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इनके पापा अपने पास ले जाते हैं ध्रुव को उठा के गोद में और अपने पास सुलाते हैं। ये जो उस रात वाला किस्सा हुआ था जब ध्रुव को वो इंसान दोबारा दिखाता है, या फिर वो एंटिटी जो अंडरगारमेंट्स में आती थी वो दोबारा दिखी, उसके 2 दिन बाद तक ध्रुव के साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ। अब 2 दिन बाद इनकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है कि आप लोगों को दिल्ली वापस आ जाना चाहिए, यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो मिथ्या उनका हाथ बटा देगी। ये चीज़ सुनने के बाद ये लोग सीधा ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली वापस आ जाते हैं। दिल्ली वापस आने के बाद जैसे ही ये लोग पहली रात वहाँ पर पहुँचे, उसी रात ये लोग सोए और सुबह ध्रुव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब जब तक ध्रुव गाँव में थे और बाबा जी के आगे पीछे थे तब तक ध्रुव बिल्कुल ठीक थे। जैसे ही वो दिल्ली आए उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। इन्होंने फिर दोबारा दवाइयों पर ध्यान दिया। अब जब ये लोग वापस आ गए थे तो इसके बाद जो मिथ्या के साथ जो सबसे बड़ा हादसा हुआ वो उन्होंने हाईलाइट करा, जिसको अभी तक भूल नहीं पाई। ये इंसिडेंट 2020 में हुआ था और अभी 2025 चल रहा है। उन्होंने बताया, मेरे साथ जो हादसा हुआ उसको मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगी। इन्होंने बताया कि जिस दिन हम आए थे उससे अगली रात हम सब अपने कमरे में सो रहे थे। तो इनको वॉशरूम यूज़ करना था। 1:30-2 बजे जब ये उठती हैं तो देखती हैं कि इनका जो भाई है ध्रुव, जो इनसे छोटा भाई है, वो बैठा हुआ है और दीवार के सर लगा रखा है। तो ये उससे पूछती है कि ध्रुव क्या हुआ, सब ठीक है भाई, तू ठीक तो है। इनका भाई बस इनकी तरफ देखता है और उसकी आंख में एक अजीब सी शाइन चमकती है, ऐसा लगता है जैसे कोई रोशनी सी लाइट सी ब्लिंक हुई हो। ये फिर दोबारा पूछती है मिथ्या अपनी आंख रगड़ती हुई, इन्हें लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ, बार बार एक ही चीज़, ध्रुव तू ठीक है, ध्रुव तू ठीक है। ध्रुव वहाँ से कोई जवाब नहीं देते। और उस चीज़ को देखने के बाद मिथ्या समझ गई थी कि ये मेरा भाई नहीं है, इसके अंदर पक्का कोई ना कोई एंटिटी आ रखी है। ये चीज़ देखने के बाद मिथ्या सीधा भागती है अपने पापा के पास और उन्हें जाके बताती है कि पापा मैंने ऐसे ध्रुव के अंदर कोई ना कोई एंटिटी देखी है जिसकी आंखें चमक रही थी। तो उनके पापा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग ना पागल हो गए हो। इनके पापा सीधा अंदर आते हैं और देखते हैं कि ध्रुव तो सो रहे हैं। इनके पापा सीधा मिथ्या से बोलते हैं कि तूने मेरा जीना हराम कर दिया, तू क्या चाहती है, तेरे को सही में ऐसा लग रहा है कि तेरे भाई के साथ कुछ है, तूने और तेरे भाई ने ना इस घर को पूरा पागलपन का महल बना देना है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या है, क्या दिक्कत क्या है, ध्रुव तो सो रहा है आराम से। तो मिथ्या इधर उधर देखती है, बोलती है यार ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मतलब अभी तो ध्रुव 2 सेकंड पहले उठा हुआ था। ये फिर भी अपने आप को दिलासा देती हैं और सीधा अपने कमरे में आके सोने की कोशिश करती हैं। फिर वो रात निकलती है। अगले दिन मिथ्या ध्रुव की तरफ देखते देखते काम कर रही थी किचन में। मिक्सी उन्होंने चला रखी थी, वो टमाटर और प्याज पीस रही थी, उसमें कुछ केचप टाइप बन रहा था। तो ध्रुव को देखते देखते पता नहीं उन्हें क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे ध्रुव ने क्रीपी से स्माइल दिया मिथ्या को। मिथ्या ने मिक्सी के अंदर उंगली डाली और उन्होंने मिक्सी को ऑन कर दिया, ये देखे बिना कि ढक्कन नहीं लगा, और उनकी 2 उंगलियां बुरी तरीके से पिस गई। हर तरफ रक्त बह रहा था। उनकी मम्मी को जैसी ये चीज़ पता चली, उनकी मम्मी भाग के आई। उन्होंने देखा तो इस टाइम पर मिथ्या की उंगलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। अब इनकी मम्मी डांटती है बुरी तरीके से कि मिथ्या ये तूने क्या करा, तुझे पता है कि इतनी सारी दवाइयों में तेरे भाई के लिए हम पैसे दे रहे हैं और तूने खुद को भी नुकसान पहुँचा लिया। और जब इनके पापा को पता चला मिथ्या के साथ ये हो गया, तो बेटी बाप के बहुत ज़्यादा करीब होती है। तो इनके पापा पहले तो डांटते हैं मिथ्या को कि मिथ्या तुमने देख के काम नहीं किया। उसके बाद फिर लाड लगाना शुरू करते हैं। तो मिथ्या बताती है कि पापा ध्रुव ये हमारा ध्रुव नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी हरकतें आपको बदली बदली से लगेंगी, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई और ही ध्रुव है। तो इनके पापा देखना शुरू करते हैं, बोलते हैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने ना बहुत ज़्यादा वहम क्रिएट कर दिया इस घर में। अब हो क्या रहा था, इनकी मम्मी इनके पापा तो भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन मिथ्या इस चीज़ पर भरोसा कर रही थी कि ध्रुव के अंदर ध्रुव नहीं कोई और ही एंटिटी रहने लग रही है। और ये चीज़ें कन्फर्म होने वाली थी इनकी मम्मी को। कैसे? 2 रातें बीती थी जब फिर दोबारा शांत हो गया था। अब इस पूरे
रियल इंसिडेंट में यही होता था कि 2 रात पहले कुछ हुआ, 2 रात बाद कुछ हुआ और फिर उसके बाद चीज़ें टल जाती थी। तो इनकी बहन की शादी हो रखी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बहन जो थी वो ससुराल में रह रही थी। वो आती है इनके यहाँ पे रहने के लिए अपने हस्बैंड को लेके। तो काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा घर में होके आते हैं। तो इनके हस्बैंड भी आए थे कि चलो ठीक है। तो इनके घर पे थोड़ा दावत का इंतज़ाम किया जाता है। हालांकि इनके जो पापा थे वो बाहर ही सोते थे। ये जितने भी लोग थे इनके पापा को छोड़ के, जो निथिया थी या फिर उनके भाई ध्रुव थे, मम्मी थी, जो जीजू आए थे, जो दीदी आई थी, सब एक ही कमरे में सो रहे थे। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। गर्मी वाले माहौल को देखते हुए इनकी मम्मी उठती है और उठने के बाद जो गैलरी वाला गेट था उसे खोल देती है। तो वहाँ से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी और जिसकी वजह से घर में थोड़ा सा तापमान जो है मेंटेन हो गया था। अब इनकी मम्मी बहुत सुकून से लेटने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक से इनकी मम्मी देखती है कि ये क्या है। इनकी मम्मी ने देखा कि एक इंसान जिसने रेड अंडरवेयर पहना है, ब्लैक बनियान पहनी है, हाथ में चाकू लेके, वो सारे लोगों के ऊपर से एक बार राइट गया, वहाँ से लेफ्ट आया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट आया और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। इनकी मम्मी एकदम से इतनी ज़्यादा घबरा गई कि वो दब गई वहीं की वहीं, जैसे एक स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन इनकी मम्मी को ये चीज़ तो मालूम थी कि मैं उठी हुई हूँ। इनकी मम्मी ने खुद को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 5 मिनट तक वो हिला ही नहीं पाई। उसके बाद इनकी मम्मी उठती है, वॉशरूम जाती है और वॉशरूम में जाके देखती है कोई भी नहीं है। इनकी मम्मी इनके पापा के पास जाके बैठती है जो बाहर खाट पे लेटे हुए थे और वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है। तभी इनके पापा की आँख खुलती है। तो वो पूछते कि क्या हुआ, अब तू क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रही है, तो तूने क्या देख लिया। तो इनकी मम्मी बताती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस घर में सही में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इनके पापा बोलते हुआ क्या है। इनकी मम्मी बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो वॉशरूम में गया और वॉशरूम में जाके गायब हो गया और वो हमारे बच्चों के ऊपर से 3-4 बार घूम के गया। तो ध्रुव के पापा को ये चीज़ तो मालूम थी कि जो ध्रुव की मम्मी या मिथिया की जो मम्मी है वो इन सब चीज़ों को लेकर कभी मजाक नहीं करती। हालांकि तब जब बड़ी बहन और उनके हस्बैंड भी आ रखे हैं, तो इनके पापा इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और अगले दिन उठकर सीधा फ़ोन मिलाते हैं उन बाबा को जो यूपी सीतापुर में बैठे थे और उन्हें बताना शुरू करते हैं कि बाबा हम तो जब से वहाँ से आए हमारे हालात ही बिगड़ गए हैं। मतलब बच्ची के हाथ कट गए मिक्सी में आके और ऐसे ऐसे जो है ध्रुव की तबीयत बिल्कुल भी ठीक होके नहीं दे रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर में क्या होगा, हमारे पैसे पानी की तरह बहने लग रहे हैं, इतनी दवाइयाँ आ रही है, इतना सब कुछ चल रहा है और घर में महसूस हो रहा है कि कोई है। तो वो जो बाबा थे उनका सिर्फ काम था झाड़ा लगाने का। उन्होंने एक और बाबा के बारे में बताया जो ऋषिकेश से अपनी तपस्या पूरी करके जस्ट अभी गाँव में आए थे सीतापुर में। तो जब इनके पापा को पता चला, ध्रुव के पापा को, कि ऐसे कोई बड़े गुरुजी हैं जो ऋषिकेश से आए, तो इनके पापा जो है उनसे बात कराने के लिए बोलते हैं। तो जो बाबा थे वो बोलते हैं मैं शाम को उनके पास जाऊंगा दर्शन करने के लिए, तब मैं आपकी बात कराऊंगा फ़ोन पे। शाम को 5 बजे का टाइम दिया था। शाम को 5 बजे जब इनके पापा कॉल करते हैं तो वहाँ पर उन बाबा से बात होती है। वो बाबा बताते हैं कि बेटा ऐसा करना, तुम्हें आना तो पड़ेगा लेकिन आते टाइम तुम्हें अपने घर की मिट्टी लेके आनी है। मतलब जब तुम झाड़ू निकालोगे तो जितनी भी मिट्टी होगी सारी मिट्टी इकट्ठी करके एक पन्नी में डाल लेना और घर का थोड़ा सा पानी ले आना। मतलब जो घर में तुमने मटके में पानी रखा हो, फ्रिज में पानी रखा हो, वो पानी लेते आ जाना। तो इनके पापा ने क्या करा, बिना किसी को बताए चुपचाप सारी मिट्टी इकट्ठी करी और पानी इकट्ठे करा। सिर्फ इनकी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मैं यूपी सीतापुर में जा रहा हूँ, वहाँ पर ऋषिकेश से एक बाबा आ रखे हैं जो बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त हैं। इनके पापा सीधा वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद इनके पापा वहाँ पर दिखाते हैं सारी चीज़ें। और उस टाइम पर ना ही मिथिया गई थी, ना ही ध्रुव गए थे, ना उनकी मम्मी गई थी। लेकिन जब वापस आए इनके पापा तो उन्होंने बताया कि बाबा ने बताया कि अपनी पूजा पाठ करते टाइम कि हमारे घर में 3 एंटिटीज़ हैं। 3 एंटिटीज़, एक आदमी जो कि एक नेपाली आदमी था, वो आदमी अपनी बीवी और बच्चों को बहुत मारता था और उसने अपनी बीवी बच्चों को सही में एक दिन मार दिया और खुद को टांग लिया। तो मारा कैसे था, वो जो खुकरी थी हाथ में उससे मारा था और खुद को वहाँ पे टांग लिया था। तो इनके 3rd फ्लोर पर 3 एंटिटीज़ रहने लग रही थी और उनमें से जो माँ और बेटे की एंटिटी थी वो ऑलरेडी किसी के साथ निकल गई थी। मतलब यहाँ जो लोग पहले रहते थे उन्हीं में से किसी को पोजेस करके वो माँ और बेटे की एंटिटी निकल गई। लेकिन ये जो नेपाली लड़का है, नेपाली आदमी है, ये हमारे बीच में रह रहा है। और सबसे दुख कर देने वाली बात जो बताई कि आपके लड़के को लगभग पोजेस कर लिया गया है और आपके घर की औरतों के साथ बहुत कुछ गलत होता है। तो इनकी मम्मी से पूछा गया कि जब तुम सुबह उठती हो तुम्हें घिन आती है। तो इनकी मम्मी बताती है कि मैं जब वॉशरूम को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा घिन आती है। और ऐसा ही मिथिया के साथ होता था। मतलब वो जो नेपाली एंटिटी थी वो इनके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाया करती थी, जिस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा आपस में चिड़े चिड़े रहते थे और वॉशरूम में जाने से बहुत ज़्यादा कतराते थे। तो उन बाबा ने बताया कि एक्चुअली में जो इंसान था, नेपाली इंसान, मरने के बाद वो एक खबीज़ बन चुका है, जिसे कुछ लोग खईज़ के नाम से भी जानते हैं। एक वो एंटिटी जो वॉशरूम में रहना पसंद करती है और मलमूत्र में लिपटी रहना पसंद करती है, जो लोगों के साथ ऐसे फिजिकल कांटेक्ट बनाती है, खासकर लड़कियों के साथ और कभी कभी वक्त आने पर लड़कों के साथ भी।
तो वो एंटिटी पूरी तरीके से ध्रुव को पोजेस कर चुकी थी। ध्रुव रात को उठते थे और पता ही नहीं चलता था घर वालों को कि वो पूरे घर में कब घूम लेते हैं या फिर वो एंटिटी उनके रूप में कहाँ कहाँ घूम लेती है। तो ये बाबा से पानी लेके आए थे और बाबा ने ये बताया था कि तुम्हें अपना पूरा घर धो लेना है, मतलब हो सके तो पूरी बिल्डिंग को ही धो दो। उसमें गंगा जल था या उसमें क्या पानी था ये नहीं पता, लेकिन फिर मिथिया ने बताया कि अक्षय भाई जब ये एडवाइस दी गई कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस घर को धो दो और इस घर को छोड़ के निकल जाओ, तो इनके पेरेंट्स ने एक बहुत शार्प डिसीजन लिया। ये उस घर को पूरी तरीके से धोते हैं, उस पानी को बेशक इन्होंने 50 बाल्टियों में रखा हो, घर को पूरी तरीके से धोया और उस घर को छोड़ के निकल गए। घर को ये लोग छोड़ के निकल गए और 5 साल बाद, मतलब 2020 के बाद 2025 आ गया। इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन जैसे ही मिथिया की शादी होती है इनके घर में फिर दोबारा पैसों की तंगी आ जाती है, जिस वजह से अभी जो इन्होंने फ्लैट ले रखा था वो बहुत एक्सपेंसिव था। उसको कट करने के लिए, उन एक्सपेंस को कट करने के लिए इनकी मम्मी को पता चलता है कि 5 साल पहले जिस फ्लैट में रह रहे थे उसी फ्लैट में बिना सिक्योरिटी के वो जो ऑनर है वो फ्लैट रेंट पे दे रहा है। इनकी मम्मी ने इस चीज़ को पता करा कि अब वहाँ पे कुछ हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो इनकी मम्मी वहाँ जाती है और पता करती है कि अब पहले वाली हरकतें वहाँ हो रही है नहीं हो रही। तो इनकी मम्मी को पता चलता है कि अब तो वो जो आदमी था जिसका वो घर था पूरा 3 मंजिल का, उसने किसी डीलर को बेच दिया था और डीलर ने अपने तरीके से इस घर को बनवाया और उसमें पूजा पाठ भी करवाई बनवाते टाइम। तो इनकी मम्मी इनके पापा को कन्विंस करती है कि हम उसी घर में चलते हैं। वो विदाउट सिक्योरिटी हमें वो जो है 1 BHK दे रहे हैं। उस 1 BHK में सब आसपास था, मतलब वॉशरूम भी आसपास, किचन भी आसपास, जैसे आप देखते हैं हॉल और एक रूम इस तरीके से मिला हुआ था 3rd फ्लोर पे। जैसे ही मिथिया की मम्मी को पता चलता है इनकी मम्मी सीधा बात करके पापा को वहाँ मूव कर जाती है। अब मिथिया तो अपने ससुराल चली गई हैं, लेकिन अब 2025 में एक्चुअल में सिर्फ 10-15 दिन पहले इनके मम्मी पापा वहाँ मूव हुए और मिथिया को पता चलता है कि अभी कुछ टाइम पहले उनके जो भाई हैं, जो 10 साल के थे अब 15 साल के हो चुके हैं, और वो अपने आराम से कमरे में सो रहे थे जब रात को फिर दोबारा किसी ने उनका पैर खींच लिया और सोते टाइम इनके पापा के बाल खींचे किसी ने। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे वो हॉन्टेड फ्लैट अपनी इच्छा पूरी करने के लिए फिर दोबारा ध्रुव का, उनके पापा को और उनकी मम्मी को कैसे भी घुमा के अपने जगह पर वापस लेके आ गया। तो मिथ्या ने बताया कि भाई ये सारी चीज़ें अभी वहाँ पे शुरू हुई हैं। हालांकि मेरे घर वालों को मैंने यही बोला कि वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम कहीं सिक्योरिटी देकर सब कुछ वहाँ पर एडजस्ट कर पाए किसी नए फ्लैट में। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उस चीज़ का समाधान ढूंढें, क्योंकि अब दोबारा अगर इनके भाई पोजेस हुए तो वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। मतलब वो जो एंटिटी है खईस की या कहीं खबीस की, वो अपने साथ ध्रुव को लेके चली जाएंगी, जो कि मैं कभी नहीं चाहूँगा ऐसा हो। लेकिन यहाँ से आप बस इतना सोचिए कि जिस तरीके से हम किसी भी घर में शिफ्ट हो जाते हैं, अपार्टमेंट, पीजी, हॉस्टल, हम इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है कि यार इस जगह का भी इतिहास हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप नए नए पीजी या हॉस्टल अपार्टमेंट में आए और आपको पता चले इस वीडियो को देखते टाइम कि यार यहाँ का भी कोई इतिहास हुआ तो, और कोई एंटिटी बस इसी चीज़ का वेट कर रही हो कि ये वीडियो कब बंद होगी और मैं कब अटैक करूँगा। हालांकि मेरा डराने का कोई ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन इस चीज़ की गंभीरता को आपको समझना चाहिए कि जब आप एक नए घर में जाते हैं तो उसका इतिहास पता होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत 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 डरावनी चीज़ें हैं सोचने को कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ वहाँ से निकल के फिर दोबारा वहीं आ जाऊँ जहाँ से मैं अपनी जान बचा के निकला था, क्या इस बार मैं बच पाऊँगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन में जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका कोई भी भाई बहन ऐसी जगह पर ना पहुँच जाए। कोई भी बड़ा जब जगह ले रहा है तो आप समझदारी से उन्हें बोलिए, शुद्धिकरण करवाइए, घर में पाठ पूजा करवाइए। जो बाबा जी थे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी एडवाइस दी कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है, पूरे मोहल्ले में भंडारा करवाना है, प्रसाद देना है। इन्होंने जितना अपनी जेब से हो सका सब करा, लेकिन वो नेपाली एंटिटी अभी भी वहीं पर है और उनके भाई के इंतज़ार में 5 साल वहीं रही और पूरे हालात ऐसे बना दिए कि फिर दोबारा वहीं पहुँच जाए। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन को मैं एक्सप्लेन करके इतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, नए घर में जाने के बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इनके घर में मंदिर भी था, लेकिन फिर भी होता रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे। अपने कुल देवी देवताओं को पूजना, अपने भगवानों को पूजना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आपको इस चीज़ को अपने जहन में डाल लेना चाहिए कि आपकी रक्षा के लिए वही आएंगे। इसके बाद यही कहूँगा कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने इस पूरी वीडियो को देखा है, जिनको लगता है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हमारा मोटिवेशन बनाए रखें कि अगर आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है और हम आपसे कुछ नहीं मांगते।
क्योंकि सब्सक्राइबर से ऐसे रियल इंसिडेंट लेके आना, उनकी रिकॉर्डिंग लगाना, फिर कमेंट करवाना, पिन करवाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हम आपकी अवेयरनेस के लिए सारी चीज़ें करते हैं। इसके बाद इस रियल इंसिडेंट को फॉरवर्ड कर दीजिए उन लोगों तक जहां तक आपको लगता है कि इसे फॉरवर्ड कर देना चाहिए। इसके बाद हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, और उस पूरे चैनल की सबसे बड़ी जो खासियत है कि ऐसे लोग जिनके साथ ये आप बीती हुई है वो उस चैनल पर आ रहे हैं और सामने से सब कुछ बता रहे हैं कि हमारे साथ ये कब कब हुआ, कैसे हुआ, हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकले। तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, क्योंकि मेरे मुंह से बताने वाली बात और एक सामने वाले के मुंह से बताने वाली बात, तो आप किसी की गलती किसी की सीख बना सकते हैं। इसके बाद आपको कभी लगता है कि यार मेरे साथ रियल इंसिडेंट हुआ और मैं कैमरे पे बताना चाहता हूँ, अगर आप उस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरे रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में, दिल्ली में हमारा सेंटर है। रिकॉर्डिंग को रिव्यू करने के बाद एक बार टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम कैमरे पर बैठेंगे और इसी तरीके से बात करेंगे ताकि जनता के लिए हम कुछ ऐसा अवेयरनेस कंटेंट लेके आए जहां से वो सीख पाएं, समझ पाएं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ से नरेट करूंगा अपनी आवाज में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, व्हाट्सअप नंबर हमारा। जितना ज्यादा हो सके इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और माँ बाप से जितना ज्यादा हो सके प्यार बना के रखिए, क्योंकि वो आपको किसी भी हालत में उस दशा में नहीं देख सकते, उस दिशा में नहीं देख सकते जो आपको नुकसान दे। हमेशा जितना ज़्यादा हो सके उनकी इज्जत कीजिए, आपको वो एक लेवल पर पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा पेट काटा, अपनी ख्वाहिशें मारी आपको आगे बढ़ाने के लिए, अब आपकी बारी है। उनके लिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छा कीजिए, कभी पलट के पूछिएगा मत कि आपने हमारे लिए किया क्या है। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। गंगा जल छिड़कना और मतलब पूरा बिल्डिंग धोपनी, पूरी बिल्डिंग में झाड़ू लगा के जितना भी मतलब कुछ कचरा है वो ऐसी जगह डाल आना, दूर डाल आना घर से अपने। हम लोगों ने मतलब मेरी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब फिर से मेरी मम्मी उसी मकान में रहने आई है। और अभी 3-4 दिन पहले मेरे भाई सो रहा था तो एक बार फिर मेरे भाई का किसी ने बाहर से गेट खोल कर और मेरे भाई की टांग खींची है।